रुको, अगर मैं तुमसे कहूं कि दीवार को पूरी ताकत से धक्का देने पर भी साइंस के हिसाब से तुमने कोई वर्क नहीं किया, तो क्या तुम मानोगे? और अगर एक भारी बॉक्स को रैंप पर चढ़ाने में कम फोर्स लगे, तो क्या मशीन ने वर्क कम कर दिया? यही रहस्य है आज की कहानी में, वर्क, एनर्जी और सिंपल मशीन्स का। साल है 2026-27 और क्लास 9 साइंस की नई एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन किताब में चैप्टर 7 है, वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स। कहानी शुरू करते हैं वर्क से। साइंस में वर्क का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है। जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाए और वो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करे, तभी उस फोर्स द्वारा वर्क डन होता है। इसका फॉर्मूला है W इज इक्वल टू F इंटू एस। यहां W यानी वर्क, F यानी फोर्स और S यानी डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क की SI यूनिट है जूल यानी J। 1 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स की डायरेक्शन में 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट दे तो वर्क होगा 1 जूल। लेकिन अब आता है पहला ट्विस्ट। अगर तुम दीवार को पूरी ताकत से धक्का दो और दीवार हिले ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। इसलिए वॉल पर तुम्हारे फोर्स द्वारा वर्क डन भी 0 है। हाँ, तुम्हें थकान जरूर महसूस होगी क्योंकि तुम्हारे मसल्स अपनी इंटरनल एनर्जी खर्च कर रहे हैं। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तब भी उस फोर्स द्वारा वर्क 0 होता है। जैसे कोई व्यक्ति बॉक्स को ऊपर की तरफ फोर्स देकर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैरी कर रहा है। अब वर्क पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, वर्क पॉजिटिव होता है, जैसे व्हील चेयर को आगे धकेलना। जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, वर्क नेगेटिव होता है, जैसे ग्रेविटी किसी ऊपर जाते हुए ऑब्जेक्ट पर नीचे की तरफ फोर्स लगाती है। अब सवाल है, वर्क आखिर करता क्या है? यहीं से आता है एनर्जी। वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट उसकी एनर्जी में चेंज के रूप में दिखाई दे सकता है। इसी कनेक्शन को वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। इसका सिंपल स्टेटमेंट है, ऑब्जेक्ट पर किया गया वर्क उसकी एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। एनर्जी की सबसे आसान भाषा में डेफिनेशन है वर्क करने की कैपेसिटी। एनर्जी की SI यूनिट भी जूल है। एनर्जी केवल एक फॉर्म में नहीं होती। इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट या हीट में बदल सकती है। फूड की केमिकल एनर्जी हमारे मसल्स में मैकेनिकल एनर्जी में बदल सकती है। और रिंगिंग बेल में मैकेनिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में बदलती है। अब मिलिए मैकेनिकल एनर्जी से। मैकेनिकल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की मोशन या पोजीशन की वजह से हो सकती है। मोशन की वजह से मिलने वाली एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। एक मूविंग बाइसिकल, रोलिंग बॉल या रनिंग एथलीट के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ke इक्वल्स हाफ mv²। यानी काइनेटिक एनर्जी मास पर डिपेंड करती है और वेलोसिटी के स्क्वायर पर भी। इसलिए वेलोसिटी बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ती है। अब कहानी में एक रबर बैंड आता है। रबर बैंड को स्ट्रेच करो और छोड़ दो, वो किसी ऑब्जेक्ट को मोशन दे सकता है। स्प्रिंग को कंप्रेस करो, उसमें एनर्जी स्टोर हो सकती है। बो की स्ट्रिंग खींचो, एरो को छोड़ते ही वो आगे निकल जाता है। डिफॉर्मेशन या ऑब्जेक्ट्स की रिलेटिव पोजीशन की वजह से स्टोर्ड एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए अर्थ की सरफेस के पास फॉर्मूला है Pe इक्वल्स mgh। यहां m मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और h हाइट है। अब एक बॉल को ऊपर उठाओ। ऊपर जाते समय उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है और जब वो नीचे गिरती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती जाती है, जबकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। अगर फ्रिक्शन और दूसरे एक्सटर्नल इफेक्ट्स को इग्नोर करें तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। यानी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में बदलती है, लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। इसी को कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। एक स्लाइड पर बच्चा ऊपर से नीचे आता है। टॉप पर उसके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है, बॉटम पर वही एनर्जी मुख्य रूप से काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्रिक्शन को इग्नोर करने पर बॉटम की स्पीड स्लाइड की शेप या बच्चे के मास पर नहीं, बल्कि हाइट डिफरेंस पर डिपेंड करती है। फॉर्मूला मिलता है V इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। अब एनर्जी की कहानी में एक और कैरेक्टर आता है, पावर। दो लोग सेम अमाउंट ऑफ वर्क करें लेकिन एक कम टाइम में करें, तो कौन ज्यादा पावरफुल है? जिसने कम टाइम लिया। पावर का मतलब है वर्क करने की रेट। फॉर्मूला है P इक्वल टू W अपॉन T। पावर की SI यूनिट है वॉट। 1 वॉट का मतलब है 1 जूल वर्क पर सेकेंड। पावर को किलोवाट में भी एक्सप्रेस किया जाता है और हॉर्स पावर भी पावर की एक कॉमनली यूज्ड यूनिट है। अब सोचो, क्या कोई मशीन हमारी मेहनत को जादू से खत्म कर सकती है? नहीं,
लेकिन वो फोर्स की मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन बदलकर काम को ज्यादा कन्वीनियंट जरूर बना सकती है। यहीं से शुरू होती है सिंपल मशीन्स की कहानी। नई एनसीईआरटी 2026-27 में इस चैप्टर में 3 सिंपल मशीन्स पर फोकस किया गया है: पुली, इंक्लाइंड प्लेन और लेवर। मशीन पर हम जो फोर्स लगाते हैं उसे एफर्ट कहते हैं। जिस फोर्स को ओवरकम करना होता है उसे लोड कहते हैं। और मैकेनिकल एडवांटेज बताता है कि मशीन लोड की तुलना में कितनी एफर्ट की जरूरत पड़ती है। फॉर्मूला है ME = लोड अपॉन एफर्ट। सबसे पहले पुली। पुली एक ग्रूव्ड व्हील है जिसके ग्रूव में रोप चलती है। एक फिक्स्ड पुली का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये एफर्ट की डायरेक्शन बदल देती है। तुम नीचे की तरफ रोप खींचते हो जबकि लोड ऊपर जाता है। फिक्स्ड पुली में आइडियल कंडीशन में एफर्ट और लोड बराबर होते हैं, इसलिए उसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है। लेकिन मूवेबल पुली या पुलीज के सिस्टम में मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ग्रेटर हो सकता है, जिससे कम एफर्ट से हेवियर लोड उठाया जा सकता है। अब आते हैं इंक्लाइंड प्लेन पर। मान लो तुम्हें एक भारी बॉक्स को प्लेटफॉर्म तक उठाना है। सीधे ऊपर उठाने में ज्यादा फोर्स लग सकता है, लेकिन वही बॉक्स एक रैंप पर धीरे धीरे ऊपर ले जाओ तो रिक्वायर्ड एफर्ट कम हो सकता है। हाँ, बदले में तुम्हें ज्यादा डिस्टेंस तक फोर्स लगाना पड़ेगा। यही सिंपल मशीन का सीक्रेट है, फोर्स कम लेकिन डिस्टेंस ज्यादा। आइडियल इंक्लाइंड प्लेन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज है ME = L/H। यहाँ L इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ है और H उसकी हाइट है। रैंप जितना लंबा और जेंटल होगा, आइडियल कंडीशन में रिक्वायर्ड एफर्ट उतना कम हो सकता है, लेकिन टोटल वर्क कम नहीं होता। अब कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, लीवर। लीवर एक रिजिड बार है जो एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड रोटेट कर सकता है। इस फिक्स्ड पॉइंट को फल्क्रम कहते हैं। लीवर में मुख्य पार्ट्स हैं फल्क्रम, लोड और एफर्ट। लोड से फल्क्रम की दूरी कहलाती है लोड आर्म। एफर्ट से फल्क्रम की दूरी कहलाती है एफर्ट आर्म। लीवर में बैलेंस की कंडीशन है एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म = लोड इंटू लोड आर्म। और मैकेनिकल एडवांटेज है ME = लोड अपॉन एफर्ट = एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। इसका मतलब एफर्ट आर्म बढ़ाने पर सेम लोड के लिए कम एफर्ट लग सकता है, लेकिन फिर एफर्ट को ज्यादा डिस्टेंस तक मूव करना पड़ता है। अब लीवर्स के 3 क्लासेस याद रखो। क्लास 1 में फल्क्रम बीच में होता है। सिजर्स, प्लायर्स, क्रोबार और सीसॉ इसके एग्जाम्पल्स हैं। क्लास 2 में लोड बीच में होता है। लेमन स्क्वीजर, व्हील बैरो और बॉटल ओपनर इसके एग्जाम्पल्स हैं। क्लास 3 में एफर्ट बीच में होता है। टोंग्स, ट्वीजर्स, ब्रूम और ओर इसके एग्जाम्पल्स हैं। और यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिंपल मशीन्स एनर्जी क्रिएट नहीं करती, वे टोटल वर्क को मैजिकली कम नहीं करती। वे फोर्स की मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन बदलकर टास्क को इजियर और मोर कन्वीनियंट बनाती हैं। आइडियल कंडीशन में इनपुट वर्क यूजफुल आउटपुट वर्क के बराबर माना जाता है। रियल मशीन्स में फ्रिक्शन और दूसरे लॉसेस की वजह से यूजफुल आउटपुट वर्क कम हो सकता है। अब पूरी कहानी को एक लाइन में समझो। फोर्स ऑब्जेक्ट को मूव कराए तो वर्क हो सकता है। वर्क एनर्जी ट्रांसफर या एनर्जी चेंज से जुड़ा है। एनर्जी मोशन, पोजीशन और दूसरी फॉर्म्स में हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी मोशन की है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी की है। पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे में बदल सकती हैं। टोटल एनर्जी कंजर्व होती है। पावर बताती है कि वर्क कितनी तेजी से हो रहा है। और सिंपल मशीन्स हमें फोर्स को ज्यादा कन्वीनियंटली यूज करने में मदद करती हैं। तो अगली बार जब तुम रैंप, पुली, सिजर्स या सीसॉ देखो, सोचने वाली बात, उसे सिर्फ रोजमर्रा की चीज मत समझना। उसके पीछे वर्क है, उसके पीछे एनर्जी है और उसे आसान बनाने के पीछे सिंपल मशीन है। यही है क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी 2026-27 चैप्टर 7 वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स। थैंक यू। क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर 7 कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ। कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस।